जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जिसके ऊपर गुरु जी का हाथ है उससे कोई दुख कैसे हो सकता है। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो पुष्पल दास अंकल जी का है और अंकल जी लंदन से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि अंकल जी के जीवन में करी है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी, इसलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है इस सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। वर्ष 2001 में मैंने पहली बार कर्नल चटर्जी से गुरु जी के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे गुरु जी का चित्र दिखाया और उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन किया था। उस समय एक नए शहर में एक नई नौकरी के साथ मेरे जीवन में अत्यधिक उथल पुथल थी। इसे नए कार्यालय में आने के पश्चात 1 महीने में मुझे इंग्लैंड जाना था, किंतु 9 मास बीत जाने के बाद भी इस योजना का कुछ अता पता नहीं था और दिल्ली जैसे महंगे शहर में मुझे घर आदि ढूंढकर जीवन को सुनियोजित करने में अत्यधिक समय देना पड़ा था। आर्थिक समस्याओं के होते हुए मेरी पत्नी का गर्भपात भी हो गया था। इसके कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ गई थी और स्त्री रोग विशेषज्ञ ने यह स्वयं ठीक नहीं हो पाते तो शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया था। जुलाई 2001 में हम अम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास पहुंचे, परंतु उनके जलंधर चले जाने का सुनकर अत्यंत निराश होकर लौटे। बाद में उसी मास में हमें गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमसे थोड़ा सा वार्तालाप किया और लंगर ग्रहण करने को कहा। उन दिनों गुरुजी के चयन अनुसार ही कुछ भक्तों को लंगर दिया जाता था। घर लौटने पर हमें अभूतपूर्व कृपा का आभास हुआ और एक लंबे अंतराल के बाद हम शांति से सो पाए। उस दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। सर्वप्रथम मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कुछ महीनों में ही मुझे पहली बार विदेश भेजा गया और अपने कार्य में भव्य सफलता मिलने के थोड़े समय के बाद ही मुझे लंबी अवधि के लिए पुनः विदेश में नियुक्ति मिली। यह अभी भी चल रही है। कुछ वर्षों में हमें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। मेरी पत्नी दीर्घकाल से उच्च रक्तचाप की रोगी रही है। गर्भकाल, प्रसव और अन्य संभव दुष्परिणामों से बचने के लिए उसे औषधियाँ लेना आवश्यक था, क्योंकि जीवन भर ऐसी औषधियों का सेवन अनुचित लगता था। बीच बीच में मैं इनको रोक देती थी, किंतु रक्तचाप पुनः बढ़ने के कारण उसे फिर औषधियाँ लेनी आरंभ करनी पड़ती थी। वह 2003 के आरंभ में एम्पायर स्टेट में एक संगत में जब हम दोनों गुरुजी के प्रसाद ग्रहण करने पहुँचे तो उन्होंने हमारे एक रंग के हरे परिधान देखकर व्यंग्य कसा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे विवाह के लिए चंडीगढ़ की यह कुड़ी कैसे मिल गई। मुझे अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस वार्ता का प्रभाव अगले दिन प्रातः मेरी पत्नी के रक्तचाप में दृष्टिगोचर हुआ। उसके जीवन में पहली बार बिना औषधि के निम्न रक्तचाप का परिणाम मात्र 80 था। उस दिन से उसको जीवन में कभी रक्तचाप की समस्या नहीं हुई। केवल गर्भकाल के अंतिम दिनों में कुछ समय तक यह रहा, किंतु ना तो इससे भ्रूण वृद्धि में कोई रुकावट हुई और ना ही निर्धारित समय से पूर्व प्रसव करवाना पड़ा। इस अंतराल में उसने उन औषधियों का सेवन किया और इसके उपरांत बंद कर दी। सितंबर 2000 में दिल्ली स्थित सीमेंस में नवीन कार्यपद संभालने का प्रमुख आकर्षण विदेश में नियुक्ति प्राप्त होने का था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर भी गुरुजी की दया से मुझे बीच बीच में अल्प कार्य के लिए इंग्लैंड जाने के कुछ अवसर प्राप्त हुए। वर्ष 2002 में 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में न्यूयॉर्क पर हुए हमलों के फलस्वरूप विश्व भर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रसार के कार्यक्रम रुक गए थे। इससे लंबी अवधि के लिए विदेश जाने की आशाएं भी चूर चूर हो गई। यद्यपि मैं संगत में और घर पर गुरुजी से प्रार्थना करते रहता था और अतः अप्रैल 2003 में इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ का कार्यकाल केवल 6 महीने का था, किंतु यह ऐसे समय पर आया था जब अन्य संस्थान अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रहे थे। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस प्रकार का कार्य प्राप्त कर मैं आनंदित था। जब मैं अपने कार्य आज्ञा पत्र की प्रतीक्षा और जाने के प्रबंध कर रहा था, मुझे गुरुजी के एक भक्त के यहाँ विवाह समारोह में जाने का निमंत्रण मिला। इस पर गुरुजी ने अपने हाथों से इंग्लैंड लिखा हुआ था। जब हम जाने से पूर्व गुरुजी की आज्ञा लेने पहुँचे, मेरी पत्नी ने उनसे अपने पिता और बहन के लिए आशीर्वाद मांगने का विचार बनाया था। उसके कुछ बोलने से पहले ही गुरुजी बोल पड़े, साढ़े तो वड्डा पेरेंट कौन है। हमें तुरंत आभास हो गया कि उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। कार्यस्थल पहुंचने पर मुझे बताया गया कि अवधि घटकर 4 महीने की हो सकती है, लेकिन गुरुजी की दया से मेरा कार्यकाल नहीं कटा और उसकी समाप्ति पर मुझे वहीं पर एक अन्य परियोजना का कार्य सौंपा गया।
यह कार्य 10 महीने से अधिक चला और उसकी समाप्ति पर अगस्त 2004 में जब मैं स्वदेश लौटने को तत्पर था, मुझे बकिंघम के निकट टेलफोर्ड एक नवीन परियोजना पर भेज दिया गया, जहां मैं 1 वर्ष से अधिक रहा। कार्य की महाविधि में मुझे नटिंघम स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही हमारे पुत्र का जन्म हुआ। सितंबर 2005 में जब हम भारत वापस आने के प्रबंध कर रहे थे, मुझे लंदन स्थित प्रसिद्ध BBC कंपनी में कार्य करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। इंग्लैंड में प्रारंभिक अवधि कुछ महीने की होते हुए भी यहाँ पर मैं 2 से अधिक वर्ष तक कार्यरत रहा हूँ। जब मेरी पत्नी ने गर्भ धारण किया, मैं इंग्लैंड के शॉप्सशायर क्षेत्र में टेलफोर्ड नाम के एक छोटे शहर में नियुक्त कर रहने के लिए अच्छा शांत स्थान होते हुए भी यहाँ पर चिकित्सा, विशेषकर गर्भ संबंधी सेवाओं का प्राय अभाव था। स्थानीय चिकित्सालय में प्रासविक केंद्र दाइयाँ चलती थी और कोई विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। गंभीर रोगियों को 16 मील दूर श्रीयुसबरी स्थित बड़े चिकित्सालय में भेजा जाता था, जहां पहुंचने में आधा घंटे का समय लगता था। टैक्सी का व्यय भी कोई कम नहीं था। मेरी पत्नी के उच्च रक्तचाप के कारण यह निश्चित था कि अतः उसे ये श्रीयुसबरी चिकित्सालय भेजा जाएगा। यद्यपि इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस की सेवाएँ उच्च स्तर की हैं, किसी आकस्मिक परिस्थिति में या गर्भावस्था या फिर प्रसव काल की अवधि में इतनी यात्रा करने के विचार से हम चिंतित हो गए थे। चिकित्सालय के नियमों के अनुसार पत्नी के प्रसव की अवधि में पति रात भर चिकित्सालय में नहीं रह सकते थे और उस अंतराल में मेरे चिकित्सालय के पास रहने की हार्दिक अभिलाषा थी, जो यहाँ रहते हुए संभव नहीं लग रहा था। यदि उसे वहाँ पर छोड़कर मुझे घर वापस आना पड़े तो। सदा की भांति हमने इन प्रश्नों का समाधान गुरुजी पर छोड़ दिया। एक रात को मेरी पत्नी को गुरुजी ने स्वप्न में बताया कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में सूचना आई कि टेलफोर्ड स्थित इकाई को बंद कर समस्त कर्मचारियों को नॉटिंघम स्थानांतरित किया जा रहा है। नॉटिंघम एक बड़ा शहर है जहां उच्च स्तर की प्राय सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतः हमारे पुत्र का जन्म प्रसव सेवाओं के लिए इंग्लैंड के एक सर्वोत्तम संस्थान क्वीन मेडिकल चिकित्सालय में हुआ। चिकित्सा सुविधाओं के दृष्टिकोण से नॉटिंघम जाना शुभ समाचार होते हुए भी कार्य अधिक था और हम नॉटिंघम घर ढूंढने नहीं जा सकते थे। अतः जिस संस्थान के लिए हम कार्य थे उसी को घर खोजने का कार्य सुपुर्द किया गया। मैंने अपने प्रबंधन से अपनी पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी समस्या और उसकी युवावस्था को उल्लेख किया था। उसके साथ उसे किसी दूर स्थान पर अकेले रहने की संभावना थी, किंतु इन सबको अपवाद नहीं माना गया। अगले कुछ दिनों में कुछ घर देखे गए और मुझे उनसे संबंधित विवरण इंटरनेट के पते भेजे गए, किंतु वह सब स्थान अनुचित होने के कारण मुझे उन सबको ठुकरा दिया। यह सब आरंभ होने से पूर्व मैंने इंटरनेट पर क्वीन मेडिकल चिकित्सालय, जहां मेरी पत्नी को गर्भावस्था में भेजे जाने की संभावना थी, के निकट एक अच्छा सा लगता हुआ मकान देखा था। मुझे उस क्षेत्र की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी, तथापि उसके चित्र और अन्य सूचनाएं अच्छी लग रही थी। उनके आधार पर वहां जाकर रहना जुआ खेलने के समान होगा। कोई अन्य विकल्प न होते हुए एकमात्र यही उचित उपाय लग रहा था। अतः मैंने उस संस्थान को बताए बिना और कोई आर्थिक मूल्यांकन करवाए बिना उस घर को लेने का निर्णय कर लिया। यह मेरे परियोजना प्रबंधक निर्णय की अवज्ञा करने के समान था, किंतु गुरुजी का आश्रय लेकर हम अपने अर्थ ज्ञान पर निर्भर रहे। इंग्लैंड में रहते हुए यह घर सबसे अच्छा रहा है। उसमें सब संसाधन सुचारू अत्यंत अच्छी अवस्था में थे। क्वीन मेडिकल चिकित्सालय से यह केवल 10 मिनट पैदल और कार से 3 मिनट की दूरी पर था। 10 कर्मचारियों के हमारे दल में अन्य सब सदस्यों को उन सब घरों में जो उनके लिए देखे गए थे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। गर्भावस्था में नियमानुसार परीक्षण करवाने के एक अवसर पर क्वीन मेडिकल चिकित्सालय के गर्भ आकलन केंद्र में भ्रूण की हृदय गति नापने के यंत्र पर मेरी पत्नी को लिटाया गया था। सामान्य यह गति 140-170 रहती थी, किंतु उस दिन वह 200 निकली और फिर अचानक भ्रूण ने कुछ हरकत करी और वह 220 तक पहुंच गई और उसी स्तर पर रही। उस समय तक उपस्थित परिचारिका 200 की गति देखकर कह रही थी कि उच्च होते हुए सामान्य नहीं है। इतनी अधिक गति देखकर वह तुरंत अपने वरिष्ठ चिकित्सक के पास भागी। इस भय कि भ्रूण पर कोई दबाव पड़ रहा होगा, मैंने गुरुजी द्वारा दिया गया उनका चित्र अपनी पत्नी के नितंब पर रख दिया और मनी मन मृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। कुछ ही देर में हृदय गति नीचे चली गई और फिर उसी स्तर पर रही। परिचारिका को अपने वरिष्ठ चिकित्सक के साथ आने तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी। वह 2005 में गुरुजी की कृपा से हमें पुत्र प्राप्ति हुई। मेरी पत्नी का प्रसव काल अत्यंत लंबा और अथक वेदना से पूर्ण रहा था। औषधियाँ लेते हुए भी एक अवसर पर उसके रक्तचाप का निम्न स्तर 132 तक चला गया था
और वह अधर चेतनावस्था में चली गई थी। चिकित्सक उस पर आकस्मिक शल्य क्रिया करने का विचार कर रहे थे। फिर गुरुजी से प्रार्थना करने पर उसकी स्थिति और प्रसव सामान्य हुए और कोई अन्य बाधा नहीं आई। स्वस्थ शिशु के जन्म का आनंद अल्पकालीन रहा, क्योंकि उसके रक्त परीक्षण में कुछ अनियमितता पाई गई और उसे मूत्र नहीं हो पा रहा था। चिकित्सक उसके रोग के स्रोत या स्वभाव से परिचित थे, अतः वह उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। परीक्षण करते हुए उन्होंने 2 दिन के शिशु के मेरुदंड से तरल निकालने का भी प्रयास किया, किंतु असफल रहे। अतः उन्होंने उसे प्रतिजैविक औषधियाँ देनी आरंभ कर दी, जिससे उसे इस रोग से छुटकारा मिल सके। चिकित्सक उसे आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ देने के बाद भी उसके प्रथम 4 दिनों में मूत्र न कर पाने से अधिक चिंतित थे और उन्हें उसके शरीर में संभव जल की कमी का अधिक संशय था। कुछ चिकित्सकों ने उसके गुर्दे के निरीक्षण का सुझाव भी दिया, अन्य उसे अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देकर निर्जलन की संभव शंका को समाप्त करने के पश्चात ही उसके गुर्दों के परीक्षण करने पर विचार कर रहे थे। जैसे यह समस्या कम नहीं थी, मेरी पत्नी को भी गंभीर मूत्र रोग होकर उसका तापमान 105 डिग्री तक पहुंच गया। माँ और शिशु की गंभीरता देखते हुए उन दोनों को गहन सेवा केंद्र में भेज दिया गया। विदेश में मैं बिल्कुल अकेला था, परिवार किसी संबंधी या मित्र का साथ नहीं था। मेरे दल के सदस्य स्वदेश लौट चुके थे, क्योंकि परियोजना की अवधि समाप्त हो चुकी थी। गुरुजी द्वारा दिए गए उनके चित्र हमने शिशु के शरीर पर उसकी शैया पर बार बार रखे और उनसे सहायता की, अत्यधिक विनती करी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम और क्या कर सकते थे। शीघ्र ही सब आशानुकूल होना आरंभ हो गया। शिशु ने पहली बार मूत्र किया, उसके पश्चात हमने कभी उसके संक्रमण के बारे में और नहीं सुना। चिकित्सकों के अनुसार शिशु के रक्त में वह संक्रमण स्वयं उसकी माँ का रहा होगा। मेरी पत्नी को तीव्र प्रतिजैविक औषधियाँ दी गई, उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आया। दोनों को जन्म के कुछ दिनों पश्चात घर भेज दिया गया। नॉटिंघम में परियोजना की सफल समाप्ति पर मेरे दल के सब सदस्य जा चुके थे। हमें रुकना पड़ा, क्योंकि उस समय मेरी पत्नी के गर्भकाल का 9वां मास चल रहा था और प्रसव कभी भी हो सकता था। शिशु के जन्म के पश्चात हमने भारत लौटने से पूर्व 1 महीने और रुकने का निर्णय लिया। हमें शिशु के 3-4 महीने होने के उपरांत ही लौटने को कहा गया, क्योंकि वायुयान में उसके कानों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती थी। भारत में मेरे प्रबंधक ने इंग्लैंड के प्रबंधक से मेरे लायक किसी अन्य कार्य के बारे में बात करने का आश्वासन तो दिया, किंतु मेरी योग्यता के अनुसार उन्हें अच्छे स्थान पर कोई और कार्य मिलने की संभावना बहुत कम थी। हम गुरुजी से उपाय के लिए निवेदन करते रहे। शिशु के जन्म के 1 सप्ताह में ही मुझे यहाँ स्थित एक प्रबंधन से फ़ोन आया। उसने पूछा कि क्या मैं BBC में कार्य करने को तत्पर होने के साथ 2 सप्ताह में लंदन पहुँच सकता हूँ। प्रसव, उसके बाद की घटनाएं और मेरी पत्नी का क्षीण स्वास्थ्य होते हुए गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपना सामान बंद कर 3 सप्ताह के शिशु के साथ लंदन जा सके। यद्यपि नॉटिंघम से लंदन तक सामान्यतः 3 घंटे लगते हैं, किंतु व्यस्त यातायात के कारण हमें 6 लग गए। मार्ग में मेरी पत्नी को वेदना तो अवश्य हुई, पर लंदन पहुंचकर वह शीघ्र स्वस्थ हो गई। अब हम यहीं पर हैं। जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है चमकीला पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। एक मूर्तिकार था जो मिट्टी से बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। एक रोज मिट्टी खोदते हुए से चमकता हुआ एक पत्थर मिला। अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसने उस पत्थर को घर के दरवाजे में लटका दिया। कुछ दिन बाद एक बनिया मूर्तियाँ खरीदने उसके घर आया। उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। बातों बातों में बनिए ने उस पत्थर का रेट पूछा। मूर्तिकार बोला, इस पत्थर के बदले तुम चाहो तो मुझे 2 किलो शक्कर दे देना। बनिए ने 2 किलो शक्कर के बदले उस पत्थर को खरीद लिया। अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसने उस चमकीले पत्थर को तराजू पर लगा दिया। एक दिन एक ज्वेलर की नज़र उस बनिए के तराजू पर पड़ी। उस पत्थर को देख वो ज्वेलर समझ गया कि बनिए ने इसे एक मामूली सा पत्थर समझकर अपने तराजू पर लगाया हुआ है। उसने बनिए से उसका रेट पूछा। बनिए ने कहा, बस 10 रुपये। ज्वेलर बहुत कंजूस और लालची था। वो बनिए के साथ मोलभाव करने लगा कि 10 में नहीं 5 में दे दो। बनिए ने मना कर दिया। ज्वेलर ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा, अगर नहीं मानेगा तो 10 रुपये में दे के खरीद लूँगा। संयोग से कुछ घंटे बाद एक दूसरे ज्वेलर कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे उस पत्थर को देखकर वह सरप्राइज हो गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का रेट पूछ लिया। बनिए के मुंह से 10 रुपये सुनते उस ज्वेलर ने तुरंत 10 रुपये में वह पत्थर खरीद लिया, वहाँ से चला गया। दूसरे दिन पहले वाला ज्वेलर बनिए के पास आया। 10 रुपये देते हुए बोला, लाओ वो पत्थर मुझे दे दो। बनिया बोला, वो पत्थर तो कल एक दूसरा आदमी 10 रुपये में ले गया। यह सुनकर वो ज्वेलर उदास हो गया। अपना दुख कम करने के लिए वो बनिए से बोला, अरे मूर्ख, कोई मामूली पत्थर नहीं था वो, बल्कि कीमती हीरा था जिसकी कीमत कई लाखों में, और तुमने उसे सिर्फ 10 रुपये में बेच दिया। तो बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी नज़र में तो वो बस एक पत्थर था।
जिसकी कीमत मैंने 8 रुपये की शक्कर देकर चुकाई थी, पर तुम सब कुछ जानते हुए भी उस लाख रुपए की कीमत के पत्थर को 10 रुपये में भी नहीं खरीद सके। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये है कि हमें ये बात सिखाती है कि ज़िंदगी में कुछ चांस ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। जो लोग समझदारी से काम कर लेते हैं वो उन मौक़ों को कभी भी आने वाले कल के लिए नहीं छोड़ते। हम अपनी रियल लाइफ में भी कई बार लोगों से ये सुनते हैं कि अगर हमने उस दिन ऐसा कर लिया होता तो शायद आज लाइफ कुछ और ही होती। अपनी खुद की कमियों की वजह से जब हम किसी मौके को गंवा देते हैं तो उसका रिग्रेट हमें हमेशा रहता है। इसलिए लाइफ में अगर कभी भी आपको कोई ऐसा चांस मिले तो आपको आपके लिए सही हो तो उस चांस को कभी अपने हाथों से ना जाने दें। सही चीज़ों के लिए फ़ैसले लेने में अगर आप ज़्यादा वक्त बर्बाद करोगे तो हो सकता है वो चीज़ आपको फिर कभी मिले ही ना, क्योंकि कई बार जो चीज़ आपके लिए बनी होती है वो हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से किसी और की हो जाती है। जब हम अपने सही फ़ैसले आने वाले कल के लिए टाल देते हैं तो उसकी वजह से कई बार हम अपना आज मिला हुआ मौका भी गंवा देते हैं। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें ज़िंदगी बार बार मौके देती है, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने चांसेस को कभी वेस्ट मत कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।